क्वेश्चन देख लीजिए। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस हैविंग वैल्यूज ऑफ 2 into 10 per minus 7 coulomb and 3 into 10 per minus 7 coulomb placed 30 centimeter apart in air, है ना। क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं देखिए, दो चार्जेस हैं, एक की वैल्यू इतनी है 2 into 10 पर माइनस 7 कूलम और दूसरे की वैल्यू है 3 into 10 पर माइनस 7 कूलम। ठीक, अच्छा यहाँ पर हमको एक चीज ध्यान रखना है कि फोर्स का मैंने फॉर्मूला बताया एयर में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ठीक, अब फोर्स की वैल्यू न्यूटन में देना है बेटा। देखो, एक होता है एसआई सिस्टम और एक होता है सीजीएस सिस्टम। एसआई सिस्टम में फोर्स की वैल्यू क्या है, न्यूटन। ठीक, और सीजीएस सिस्टम में फोर्स की वैल्यू क्या होती है, याद है किसी को? सीजीएस सिस्टम में फोर्स, है ना। अगर हमको फोर्स एसआई सिस्टम में लेके आना है, फोर्स की वैल्यू को अगर हमको एसआई सिस्टम मतलब न्यूटन में लिखना है तो हमको सारी वैल्यूज को एसआई सिस्टम में लिखना होगा। एसआई सिस्टम में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या बताया हूं मैं? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू जो है, ये जो मैं बताया हूँ, ये एसआई सिस्टम में कितनी है, 9 into 10⁹। खैर ये तो कांस्टेंट ही है, ये तो है ही। चार्ज की एसआई सिस्टम में यूनिट क्या है, कूलम। लेकिन डिस्टेंस की एसआई सिस्टम में यूनिट क्या होती है, मीटर की सेंटीमीटर? मीटर। मीटर। डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, मीटर। लेकिन डिस्टेंस आपको किस में दिया है बेटा, सेंटीमीटर में। डिस्टेंस की यूनिट यहाँ क्या दी है, सेंटीमीटर में। तो हमको एक गड़बड़ी हम कर सकते हैं, हम यहाँ पर डिस्टेंस को 30 सेंटीमीटर में को चेंज ना कर, हो सकता है हम चेंज ना किए हो तो आंसर गलत आ जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस यहाँ किस में दिया है, मीटर में, सॉरी सेंटीमीटर में। इसको कन्वर्ट करना है मीटर में। अच्छा, सेंटीमीटर को मीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, सेंटीमीटर को मीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं? हमको मालूम है 100 सेंटीमीटर होता है 1 मीटर। तो 1 सेंटीमीटर कितना होगा बेटा, 1/100 मीटर, दैट इज 10⁻⁻² मीटर। तो 1 सेंटीमीटर की जगह हम क्या कर सकते हैं, 1 सेंटीमीटर को अगर मीटर से रिप्लेस करना है तो हमको किससे मल्टीप्लाई करना होगा, जो भी वैल्यू दी गई है उसको किससे मल्टीप्लाई करना होगा, 10⁻⁻² से। तो यहाँ सेंटीमीटर की जगह अगर मीटर लिखना है मुझे, तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ 30 को किससे मल्टीप्लाई करना होगा, 10⁻⁻² से। तो यहाँ क्या आ जाएगा, देखिए डिस्टेंस कितना दिया हुआ है आप लोगों को, आर की वैल्यू 30 सेंटीमीटर है, तो 30 इंटू 10⁻⁻² मीटर, 30 इंटू 10⁻⁻² मीटर, ये हो गया आर। चार्ज क्या है, इस चार्ज को मैं Q1 बोल देता हूँ। Q1 कितना है, 2 इंटू 10⁻⁻7 कूलम, और इस चार्ज को मैं Q2 बोल देता हूँ, 3 इंटू 10⁻⁻7 कूलम। तो Q1 पता है, Q2 पता है, R पता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पता है। अब इनके बीच में जो फोर्स होगी वो निकाल लेते हैं। अच्छा, फोर्स क्या होगी, अट्रैक्टिव होगी कि रिपल्सिव होगी, जल्दी बताइए। फोर्स क्या होगी बेटा, अट्रैक्टिव होगी कि रिपल्सिव होगी? दोनों एक दूसरे पे अट्रैक्टिव फोर्स लगाएंगे या फिर दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, क्या करेंगे सर? रिपल्सिव फोर्स। रिपल्सिव फोर्स आएगी ना बेटा, क्योंकि चार्ज इज पॉजिटिव, माइनस थोड़ी ना दिया है आपको, ऐसा नहीं है क्या, -2 इंटू 10⁻⁷, ऐसा तो नहीं दिया, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव। तो अगर सिमिलर चार्जेस हैं तो सिमिलर चार्जेस एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, तो रिपल्सिव फोर्स होगी। लेकिन हमको फोर्स का यहाँ पर सिर्फ क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड। तो फोर्स का मैग्नीट्यूड मतलब उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट किया, क्या लिखूंगा, 9 इंटू 10⁹ इंटू Q1 Q1 कितना, इतना 2 इंटू 10⁻⁷ इंटू Q2 कितना, इतना 3 इंटू 10⁻⁷ अपॉन आर स्क्वायर। आर कितना है ये, अब इसका स्क्वायर करूंगा तो देखो क्या होगा बेटा, आर स्क्वायर में ये पूरे का स्क्वायर होगा, तो 30 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 900 इंटू 10⁻⁻² का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 10⁻⁻4, ये हो जाएगा। तो यहाँ से फोर्स कितनी आ रही है, कैंसिल करेंगे। सबसे पहले क्या किया करो, 10 की पावर को कैंसिल करोगे, सबसे पहले 10 की पावर को कैंसिल करना है। अब यहाँ पर देखो, 2 0 को हटा दोगे तो यहाँ 7 बचा, 7 और ये -7 कैंसिल हो गया। ठीक, अब 10 की पावर में ऊपर क्या बचा, -7, नीचे क्या बचा, -4, तो
-7 और -4 करूंगा तो ऊपर क्या बचेगा, -3। 10 की पावर में क्या बच गया, -3। सबसे पहले हमने 10 की पावर को कैंसिल कर दिया। अब बचा क्या है, अब नंबर्स को देखो कैसे कैंसिल करेंगे। अब कौन कौन से सेम नंबर है, 9 और 9 सेम नंबर है, कैंसिल। तो बचा क्या फिर, 10 की पावर हमने कर लिया, अब बचा क्या, 3 2 6। तो क्या आ जाएगा बेटा, 6 × 10⁻³ न्यूटन, ये आ जाएगा आंसर। दिस इज द रिपल्सिव फोर्स, मतलब इतनी फोर्स ये चार्ज इस पे लगाएगा और सेम इतनी ही फोर्स ये चार्ज इस पे लगाएगा, दोनों एक दूसरे पे इक्वल मैग्नीट्यूड की फोर्सेस लगाएंगे। समझ में आया सॉल्यूशन, तो हैंड्स अप करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे बेटा, द फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस, the force between the two charges placed at a certain distance, apart in air is 200 Newton. 200 Newton. If the same charge system, if the same charge system is placed in a medium of dielectric constant, in a medium of dielectric constant K, the force experienced by the charges becomes 40 Newton. 40 Newton. Find K. फर्स्ट ऑप्शन रहेगा बेटा 2, सेकेंड ऑप्शन रहेगा 4, थर्ड ऑप्शन रहेगा 5, द लास्ट ऑप्शन इज 6। चलिए बताएंगे आंसर क्या आएगा। क्वेश्चन में हमको ये बोल रहा है ना, कि दो चार्जेस हैं, मान लो वो चार्जेस है Q1 और Q2, मान लो, है ना, हमने, और ये इनके बीच का डिस्टेंस है R, है ना। ये जब एयर में रखे हैं तब इनके बीच की फोर्स कितनी है, 200 न्यूटन। दे आर एक्सपीरियंसिंग अ रिपल्सिव फोर्स ऑफ 200 न्यूटन। अब सेम चार्ज सिस्टम मतलब ना ही चार्ज की वैल्यू को चेंज करना है, ना ही इनके बीच के डिस्टेंस को चेंज करना है, बिना कुछ चेंज किए हुए एज इट इज इनको कहाँ रखा गया, एक ऐसे मीडियम में जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, K। तो इनको ऐसे मीडियम में रखा गया, सेम चार्ज सिस्टम को ऐसे मीडियम में रखा गया जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, K। डिस्टेंस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब ये कितनी फोर्स एक्सपीरियंस कर रहे हैं बेटा, 40 न्यूटन। F डैश या F मीडियम, FM से मैं डिनोट कर रहा हूँ, कितनी एक्सपीरियंस कर रहे हैं, 400 न्यूटन। अब जो आपस में फोर्स लगा रहे हैं ये कम हो गई, कितनी हो गई, 40 न्यूटन। कितनी फोर्स हो गई, 40 न्यूटन। ठीक, तो हमको निकालना है K की वैल्यू। K का हमने पहले ही लास्ट क्लास में K के बारे में हमने देखा था कि फोर्स इन अ मीडियम हो जाता है फोर्स इन वैक्यूम या फोर्स इन एयर बाय K टाइम्स कम हो जाता है, तो K क्या हो जाता है यहाँ से, फोर्स इन वैक्यूम अपॉन फोर्स इन मीडियम। ये हो गया K का रेशियो हो गया, फोर्स इन वैक्यूम अपॉन फोर्स इन मीडियम। फोर्स इन वैक्यूम कितना दिया बेटा, 200 अपॉन फोर्स इन मीडियम कितना है, 40। तो 200/40, K की वैल्यू कितनी आ गई, 5। K की वैल्यू, इसी को हम रिलेटिव परमिटिविटी भी बोलते हैं और क्या बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। K की वैल्यू कितनी आ गई, 5। कहने का मतलब है K की वैल्यू 5 है, इसका मतलब ये फोर्स को कितने टाइम्स कम कर देगी, 5 टाइम्स। देखो पहले फोर्स कितनी थी, 200 न्यूटन, 200 5 टाइम्स कम हो गई, मतलब 200/5 कितना है, 40 न्यूटन। मतलब K की वैल्यू जितनी होती है फोर्स उतने टाइम्स कम हो जाती है। समझ में आ रहा है सबको ये, Yes. क्या दिया है क्वेश्चन में, force between two charges kept at a distance small r is 100 Newton. Full stop. Find the force between same two charges
when they are kept at a distance of 5r, when they are kept at a distance of 5r. दो चार्जेस है, मान लो दोनों एयर में रखे हैं, तो दोनों के बीच में फोर्स 1/4πε0 q1 q2 by r स्क्वायर। अब ये फोर्स किस पे डिपेंड कर रही है, फोर्स की जो वैल्यू है ये किस पे डिपेंड कर रही है ना, ये फोर्स की वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही है बेटा, ये दोनों चार्जेस पे डिपेंड कर रही है और आर पे डिपेंड कर रही है। इसके अलावा मीडियम पे भी डिपेंड करती है, अगर एयर की जगह कोई और मीडियम रहता तो नीचे के भी आ जाता। तो तीन फैक्टर पे फोर्स डिपेंड कर रही है, एक तो मीडियम पे, दूसरा चार्ज पे, तीसरा आर पे। तीनों में से अगर कोई भी एक चेंज कर दोगे तो फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तीनों में से कोई एक चेंज कर दो या कोई दो चेंज कर दो या तीनों चेंज कर दो तो फोर्स की वैल्यू चेंज हो जाएगी। लेकिन मिनिमम क्या है कि तीनों में से कोई एक क्वांटिटी की वैल्यू को चेंज कर दो तो फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पर ना ही मीडियम के बारे में बता रहा है कि मीडियम चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, नहीं बता रहा है, तो मीडियम को हम वही मानेंगे, मीडियम में कोई चेंज नहीं आ रहा है। चार्ज के बारे में भी कुछ नहीं बोला है, मतलब चार्ज भी वही है, चेंज सिर्फ किस में हो रहा है, डिस्टेंस में। तो यहाँ पर इस कंडीशन में जो फोर्स चेंज होगी वो किसके कारण चेंज हो रही है, डिस्टेंस के कारण, डिस्टेंस के कारण। बाकी सारी चीजें सेम है। यहाँ पर सिर्फ क्या किया जा रहा है, वही दो चार्जेस हैं, वही मीडियम है, लेकिन डिस्टेंस अलग अलग कर दिया। पहले डिस्टेंस r है, बाद में 5r है, तो डिस्टेंस चेंज होगा तो ऑब्वियसली इनके बीच में लगने वाली फोर्स भी क्या होगी, चेंज होगी। ठीक, तो पहला केस देखते हैं बेटा। पहला केस q1 q2, डिस्टेंस कितना है r, तो फोर्स कितनी लगेगी 1/4πε0 q1 q2 by r स्क्वायर, ये लगेगी। ये पहला केस हो गया। अच्छा, कुछ नहीं बोला है तो क्या लेंगे, मीडियम क्या लेंगे, एयर। ठीक, अब सेकंड केस में क्या हो रहा है, इनके बीच का सेपरेशन जो है बढ़ गया, q1 और दूसरा चार्ज थोड़ा दूर चले गया, ये सेपरेशन कितना हो गया, 5r। अब जो नई फोर्स आएगी वो चेंज होगी, तो अब नई फोर्स को मैं F नहीं लिख सकता, अब उसको F डैश लिख देता हूँ। अब नई जो फोर्स है इस केस में वो कितनी है, सपोज F डैश, तो F, इसको मैं इक्वेशन 1 ले रहा हूँ। अब F डैश कितना होगा, 1/4πε0 q1 q2, ना ही 1/4πε0 में चेंज आ रहा है क्योंकि मीडियम में कोई चेंज नहीं है, q1 q2 में भी कोई चेंज नहीं आ रहा है, चेंज किस में आएगा, r स्क्वायर में। अब यहाँ r क्या है, 5r, क्योंकि r हम किसको बोलते हैं, इन दोनों चार्जेस के बीच के डिस्टेंस को। तो इन दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस कितना है, 5r, तो 5r का स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा, 25r स्क्वायर। 5r का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25r स्क्वायर। ये बन गया क्या, सेकेंड इक्वेशन। अब क्या करना चाहिए आंसर लाने के लिए, क्योंकि 1/4πε0 q1 q2 यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो इक्वेशंस को डिवाइड कर दो तो ये अपने आप क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। आ रहा है ना समझ में। तो हम क्या कर रहे हैं, इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2। ठीक, तो f अपॉन f डैश, जब इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय 2 करूंगा तो जो लेफ्ट हैंड साइड है वो एक दूसरे को डिवाइड करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड f डिवाइडेड बाय f डैश, और राइट हैंड साइड वाले एक दूसरे को डिवाइड करेंगे। तो 1/4πε0 q1 q2, 1/4πε0 q1 q2, ये कैंसिल हो गया, ये r स्क्वायर नीचे रहेगा और ये डिनोमिनेटर के नीचे आ रहा है इसलिए न्यूमरेटर में आ जाएगा, तो ये आ जाएगा बेटा 25r स्क्वायर ऊपर आ जाए, तो ये r स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो f बाई f डैश कितना हो गया, 25, लेकिन हमको क्या निकालना है, f डैश। f डैश कितना हो जाएगा, f बाई 25, और f एक्चुअल में कौन सी फोर्स है, जब दोनों चार्जेस कहाँ रखे थे, है ना, जब दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस कितना था, r, उस समय की फोर्स को मैं क्या बोल रहा हूँ, f, और उसकी वैल्यू कितनी थी, 100 न्यूटन। तो यहाँ f की जगह मैं क्या लिखूंगा, 100, तो ये हो जाएगा 100/25, दैट इज इक्वल टू 4। अब इसमें से किसी में भी कुछ डाउट है तो पूछ लो, सॉल्यूशन में कुछ डाउट है। फोर्स जो है किस पे डिपेंड कर रही है यहाँ पर, r पे, क्योंकि चार्ज और 1/4πε0 जो है वो कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं हो रहा है। इसको हटाओ, इन दोनों को हटाओ, f इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर, f इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर, f बिकॉज फोर्स इज डिपेंडिंग ओनली ऑन r, तो f इज इनवर्स, क्योंकि जो कांस्टेंट होते हैं वो हट जाते हैं, कांस्टेंट हटते हैं तो इक्वल का साइन की जगह कौन लगता है, प्रोपोर्शनैलिटी के साइन। f इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर, क्योंकि यहाँ एक ही फैक्टर है जो f को चेंज कर रहा है, वो कौन है, r। हर जगह ऐसा यूज नहीं करेंगे, जहां चार्ज चेंज होगा और r कांस्टेंट रहेगा, मान लो कहीं 1/4πε0 और r कांस्टेंट है,
Q1 Q2 चेंज हो रहा है तो अपन F लिखेंगे, F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 लिखेंगे। तो ऐसा हर जगह फिक्स नहीं करना है। ये कब लिखेंगे हम, जब 1/4πε0 और Q1 Q2 कांस्टेंट है, तो उनको हटा दिए तो एक ही फैक्टर बचा, कौन, R स्क्वायर। तो फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। इसका मतलब क्या होता है, जब कोई चीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है तो इसका मतलब होता है कि राइट हैंड साइड क्वांटिटी अगर बढ़ेगी तो लेफ्ट हैंड साइड वाली क्वांटिटी भी बढ़ेगी। Q1 Q2 ज्यादा होगा तो F भी ज्यादा होगा। लेकिन जब कोई इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इसका मतलब होता है कि एक क्वांटिटी अगर बढ़ेगी तो दूसरी क्या होगी, कम होगी। अब यहाँ पर फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर, इसका मतलब R जितने टाइम्स बढ़ेगा फोर्स उसके स्क्वायर टाइम्स कम होगा। R जितने टाइम्स बढ़ेगा फोर्स उसके स्क्वायर टाइम्स कम होगा। जैसे देखो यहाँ पर R कितने टाइम्स बढ़ा, R पहले R था, R से हो गया 5R, R कितने टाइम्स बढ़ा, 5 टाइम्स, तो फोर्स उसके स्क्वायर टाइम्स कम होगा। 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 टाइम्स। फोर्स कितने टाइम्स कम होगा, 25 टाइम्स। पहले फोर्स कितना था, 100 डिवाइडेड बाय 25, फोर्स कितनी आ गई, 4 न्यूटन। नहीं, फोर्स कितनी आ गई, 4 न्यूटन। तो इस तरह से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। आ रहा है ये समझ में कैसे करना है, न्यूमेरिकल सॉल्व करके कर लेंगे। चलो, अब इस तरह की कंडीशन में जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है तो इनिशियल और फाइनल कंडीशन में वैल्यूज को कंपेयर करते हैं। जैसे देखो अभी इसी क्वेश्चन में हम देखेंगे इनिशियल केस और फाइनल केस। इनिशियली फोर्स कितनी, F इनिशियल 100 न्यूटन। फाइनली कितनी फोर्स, ये F फाइनल, ये हमको निकालना है, ये यही तो निकालना है। इनिशियल डिस्टेंस कितना है, R, फाइनल डिस्टेंस कितना है, 5R। अब इसका मतलब क्या होता है कि अगर मैं ऐसा लिखूं F इनिशियल अपॉन F फाइनल, इट विल बी इक्वल टू R फाइनल का स्क्वायर अपॉन R इनिशियल का स्क्वायर। ये होता है इसका मतलब। उल्टा लिखते हैं, अगर F इनिशियल न्यूमरेटर में है तो उसके सामने उसके डायगोनली नीचे में कौन होगा, R इनिशियल का स्क्वायर। और अगर F फाइनल नीचे में है तो उसके डायगोनली अपोजिट में कौन होगा, R फाइनल का स्क्वायर। क्यों, क्योंकि इनके बीच में उल्टा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है। अगर इनिशियल फोर्स न्यूमरेटर में रहेगी तो उसके सामने इनिशियल डिस्टेंस का स्क्वायर कहाँ रहेगा, डिनोमिनेटर में। इसको ऐसा लिख सकते हैं, ये आप लोगों को पता है कि नहीं पता है, प्रोपोर्शनलिटी में है ना। F इनिशियल कितना है, 100 अपॉन F फाइनल कितना है, निकालना है, इक्वल्स टू R फाइनल कितना है बेटा, 5R, उसका स्क्वायर करो तो 25R स्क्वायर अपॉन R इनिशियल कितना है, R, उसका स्क्वायर तो R स्क्वायर, R स्क्वायर R स्क्वायर कैंसल। देयरफॉर F फाइनल इक्वल्स टू, F फाइनल इधर जाएगा, 25 नीचे आएगा, 100/25 दैट इज 4 न्यूटन। तो इस तरह से भी हम क्या कर सकते हैं, प्रोपोर्शनलिटी का कॉन्सेप्ट लगा के क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर हो रहा है ये, है ना। क्या लिखा है देखो, force between two charges in vacuum is F naught when they are placed at separation small r. Find force between them when they are kept in a medium of dielectric constant 3 at separation 2r. ऑप्शन दिया F naught by 3, F naught by 6, F naught by 9, F naught by 12। चलिए बनाएंगे, है ना। फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इन वैक्यूम इज F naught। देखो पहले चार्जेस कहाँ रखे थे, वैक्यूम में। वो चार्जेस की वैल्यू नहीं दी है तो हम एज्यूम कर लेते हैं, मान लो वो चार्जेस है Q1 एंड Q2, मान लो वो चार्जेस है Q1 एंड Q2, मान लो ये चार्जेस है Q1 Q2, इनके बीच का सेपरेशन कितना है बेटा, स्मॉल r, ठीक। और ये कहाँ रखे हैं, वैक्यूम में, ठीक। तो जब ये वैक्यूम में है तो ये दोनों एक दूसरे पे कितनी रिपल्सिव फोर्स लगा रहे हैं, F naught। कितनी फोर्स लगा रहे हैं, F naught लगा रहे हैं। अब सेम चार्ज सिस्टम को, अब सेम चार्ज को कहाँ लेके जाया आया गया, एक ऐसे मीडियम में जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है 3। हाँ, अब क्या किया गया, इनके सेपरेशन को भी बढ़ा दिया गया। दो चेंजेस किए गए, यहाँ दो चेंजेस हो रहे हैं, एक तो सेपरेशन बढ़ रहा है और दूसरा मीडियम चेंज हो रहा है। तो अब क्या किया, सेम चार्ज को Q1 Q2 को दूर कर दिया गया, इनके सेपरेशन को बढ़ा दिया गया, 2r डबल कर दिया गया,
और इनको मीडियम में रखा गया जिसका डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है 3। अब पूछ रहा है कि अब नई फोर्स कितनी होगी। फोर्स चेंज होगी पक्की बात है, क्यों? क्योंकि डिस्टेंस भी चेंज हो रहा है, के भी चेंज हो रहा है, तो फोर्स तो चेंज होना ही है। तो मान लो जो नई फोर्स है बेटा वो है एफ डैश। मान लो जो नई फोर्स है एफ डैश, और हमारा टास्क क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है, इसी नई फोर्स को निकालना, एफ डैश की वैल्यू। ठीक, चलिए पहले केस का इक्वेशन लिखते हैं, दूसरे केस का इक्वेशन लिखेंगे, फिर दोनों को डिवाइड कर देंगे, यही तो करेंगे ना, क्योंकि फोर्स को हमको इस फोर्स को एफ नॉट के टर्म में बताना है, तो कहीं ना कहीं हमको इसको इससे रिलेट करना पड़ेगा। ठीक, तो चलिए पहले एफ नॉट लिखते हैं। एफ नॉट क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि वैक्यूम है, Q1 Q2 चार्ज के बारे में नहीं दिया, हमने एज्यूम किया बाई आर स्क्वायर। ये हो गया, ये हो गया पहला इक्वेशन। दूसरा एफ डैश कितना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के की जगह क्या लिखूंगा 3 इंटू Q1 Q2, Q1 वही है, Q2 वही है, R में चेंज है, R कितना बेटा 2R, तो 2R का स्क्वायर कितना होगा 4R स्क्वायर। ये हो गया इक्वेशन 2। अब या तो 2 डिवाइडेड बाय 1 कर दो या तो 1 डिवाइडेड बाय 2 कर दो। ठीक है, मैं 1 डिवाइडेड बाय 2 कर रहा हूँ, 1 डिवाइडेड बाय 2 करूंगा, एफ नॉट बाई एफ डैश इक्वल्स टू, अब डिवाइड करूंगा तो देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया, ऊपर में क्या बचा 1, नीचे में क्या बचा देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो गया, 4 3 जा 12, 1/12 ऐसा आएगा ना नीचे में, यहाँ पर बचेगा, ये न्यूमरेटर है डिनोमिनेटर है, तो ये किस में आएगा, डिनोमिनेटर के भी डिनोमिनेटर में आएगा, क्योंकि ये पूरा तो 1 हो गया, तो 1/1/12, तो ये 12 कहाँ जाएगा बेटा, ऊपर आ जाएगा। डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर कहाँ जाता है, न्यूमरेटर में, दैट इज इक्वल टू 12। तो एफ नॉट बाई एफ डैश कितना आ गया 12, देयरफॉर एफ डैश विल बी इक्वल टू एफ नॉट बाई 12। नई फोर्स कितनी आ गई, एफ नॉट बाई 12। आ रहा है ये समझ में आप लोगों को? देखो इधर कि जो चार्ज होगा उसका मास भी होगा, है ना, मतलब अगर चार्ज है तो मास भी होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन चार्ज क्या हो सकता है, मिनिमम एक इलेक्ट्रॉन हो सकता है, इलेक्ट्रॉन का भी मास होता है, लेकिन जरूरी नहीं कि अगर मास है तो चार्ज भी हो, है ना। हर मासिव ऑब्जेक्ट के पास चार्ज हो ऐसा जरूरी नहीं, न्यूट्रल भी हो सकता है, लेकिन जिसके पास चार्ज है उसके पास पक्की बात है कि क्या होगा, मास होगा। ठीक, तो जैसे मान लो दो चार्जेस है, एक है Q1 दूसरा Q2। ठीक, अब इसका मास है मान लो m1, इसका मास है m2। ठीक, तो अब ये दोनों चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करेंगे, क्योंकि दोनों लाइक चार्जेस हैं, दोनों इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाएंगे Fe, लेकिन दोनों में मास भी तो है, तो दोनों ग्रेविटेशनल फोर्स भी लगाएंगे। तो मान लो ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा क्या होती है, अट्रैक्टिव। ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा क्या होती है, अट्रैक्टिव। हर वो ऑब्जेक्ट जिसके पास मास होता है वो हर दूसरे ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाता है जिसके पास मास होता है। तो दो ऑब्जेक्ट्स जिनके पास मास है वो एक दूसरे पे क्या लगाते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो मास के कारण जो फोर्स लगती है उसको क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स, और चार्ज के कारण जो फोर्स लगती है उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब क्योंकि इन चार्जेस के पास मास भी है तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। Q2 पे अट्रैक्टिव फोर्स इधर लगेगी, Q1 इसको अपनी तरफ खींचेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स Fg। वैसे ही Q1 पे अट्रैक्टिव फोर्स इधर लगेगी Fg। ज्यादातर हम ग्रेविटेशनल फोर्स को इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि अभी हम आगे देखने वाले हैं कि चार्जेस की जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है वो बहुत कम होती है एज कंपेयर टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इनके बीच की जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है वो इनके बीच की ग्रेविटेशनल फोर्स से बहुत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा, इतनी ज्यादा होती है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के सामने ग्रेविटेशनल फोर्स को हम इग्नोर कर देते हैं, उसको काउंट ही नहीं करते। क्योंकि अभी तक जो हम पढ़ रहे थे, अभी तक जितने भी क्वेश्चंस हम किए उसमें हमने ग्रेविटेशनल फोर्स तो इंक्लूड नहीं किया। लग रही होगी चार्जेस के बीच में, लेकिन वो नियरली जीरो लग रही होगी, बहुत कम लग रही होगी। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के सामने ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू क्या है, नियरली जीरो। ठीक, तो लेकिन फिर भी कुछ तो है ग्रेविटेशनल फोर्स। तो यही जानने के लिए हम क्वेश्चन अभी करेंगे कि ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बीच का रेशो क्या होता है, व्हाट इज द रेशो बिटवीन ग्रेविटेशनल फोर्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ टू इलेक्ट्रॉन्स।
क्योंकि एक मिनिमम चार्ज कितना हो सकता है इलेक्ट्रॉन के बराबर। तो दो इलेक्ट्रॉन के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का रेशियो क्या है, मतलब हम कंपेयर कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स को, और उसी से हमको ये भी समझ में आ जाएगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो बहुत ज्यादा होती है और ग्रेविटेशनल फोर्स उसके सामने कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो हम क्वेश्चन क्या लिखेंगे अगला। मिटा रहा हूं मैं इसको। क्वेश्चन लिखेंगे, there are two electrons kept at a separation of 1 centimeter from each other, full stop. There are two electrons kept at a separation of 1 centimeter from each other, full stop. Find the ratio of electrostatic force. Find the ratio of electrostatic force ब्रैकेट में Fe and gravitational force ब्रैकेट में Fg between them. Find the ratio of electrostatic force and gravitational force between them. फर्स्ट ऑप्शन लिखेंगे बेटा 10 to the power 10, सेकेंड ऑप्शन रहेगा 10 to the power 30, थर्ड ऑप्शन रहेगा 10 to the power 42 and the last option is 10 to the power 49. चलो चलिए बनाएंगे इसको क्वेश्चन को, है ना। हिंट क्या है कि ग्रेविटेशनल फोर्स, क्योंकि थोड़ा सा आप लोग भूल गए होंगे कि दो ऑब्जेक्ट है, एक का मास m1 है, दूसरे का m2 है, और वो आपस में सेपरेटेड है कितने डिस्टेंस से, r डिस्टेंस पे। तो ये दोनों एक दूसरे पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएंगे जिसकी वैल्यू कितनी होगी, g m1 m2 बाई r स्क्वायर, और कैपिटल G होता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जिसकी वैल्यू है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, मतलब कैपिटल जी की एसआई सिस्टम में ये वैल्यू है। अच्छा, अब अगर आपको इलेक्ट्रॉन का मास याद है कि नहीं है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 9.1 इंटू 10⁻31 kg। ये मैंने आप लोगों को लिखवाया है पहले क्लास में, फर्स्ट क्लास में मैंने ये वैल्यू आपको लिखवाई है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 9.1 इंटू 10⁻31 kg। चलिए अपन चार ऑप्शन नोट कर लीजिए बेटा, 10 की पावर 10, 10 पावर 30, 10 की पावर 42, 10 की पावर 49। चलिए दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, दोनों के बीच की दूरी है 1 सेंटीमीटर। अब ऑब्वियसली कुछ नहीं दिया है, मतलब ये दोनों कहाँ पर है, एयर में या वैक्यूम में। तो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, पहले हम देखेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। पहले हम किसकी बात करेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की। पहले हम बात करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की, Fe की। ठीक, तो अब दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक इलेक्ट्रॉन ये है, दूसरा ये है। इसका चार्ज E होगा, इसका भी E होगा। E की वैल्यू कितनी होगी, 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। ठीक, और इनके बीच का जो सेपरेशन है स्मॉल r, ये कितना है 1 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए अब ये कहाँ रखे हैं, वैक्यूम में। ठीक है, तो फोर्स कितनी होगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, मतलब 9 इंटू 10⁻9 Q1 Q2, मतलब E1 E2, E इंटू E स्क्वायर, या बोलो E कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻19 का स्क्वायर, ये हो जाएगा E इंटू E, मतलब E स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। अब यहाँ पर हमको ध्यान देना है, R को हमको क्या लेना है बेटा, मीटर में, क्योंकि ये सेंटीमीटर में दिया है। तो 1 सेंटीमीटर को अगर 1 मीटर में कन्वर्ट करना है तो किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 10⁻²। तो अपॉन में R स्क्वायर है, R मतलब 10⁻² मीटर, तो उसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर मतलब 10⁻⁴।
अपॉन में क्या हो जाएगा 10 टू द पावर -4 मीटर स्क्वायर। मतलब सारी चीजें हमने किस में ले ली, एसआई सिस्टम में। तो ये हो गया इक्वेशन 1। अब ये दोनों चार्जेस एक दूसरे पे है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो लगा ही रहे हैं, साथ ही साथ ये दोनों एक दूसरे पे और क्या लगा रहे हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स भी लगा रहे हैं, अट्रैक्टिव फोर्स Fg। अब Fg क्या लिखूंगा, Fg ग्रेविटेशनल फोर्स Fg। Fg क्या होता है, कैपिटल G m1 m2, m1 m2 की जगह me मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बाई आर स्क्वायर। आर तो वही है 1 सेंटीमीटर। तो यहाँ से Fg कितना आ जाएगा बेटा, कैपिटल G कितना 9 कितना 6.1 इंटू 10 पावर -11, सॉरी 6.67, कैपिटल G की वैल्यू 6.67 इंटू 10 पावर -11 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का स्क्वायर, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है 9.1 इंटू 10 टू पावर -31 kg। सारी चीजें ऐसा ही सिस्टम में ले रहे हैं, उसका स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। आर स्क्वायर फिर से वही लिखूंगा 10 पावर -4, 10 टू द पावर -4। ये हो गया। अब हमको क्या निकालना है, रेशियो बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स, मतलब Fe/Fg। पहले जिसको बोलता है उसको न्यूमरेटर में रखना है, बाद में जिसको बोलता है उसको कहाँ रखेंगे, डिनोमिनेटर में। तो इससे कंफ्यूज मत होना कि Fe/Fg लूं या Fg/Fe। पहले किसका नाम दिया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का, मतलब न्यूमरेटर में कौन होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो Fe/Fg। ठीक चलिए, तो अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं बेटा, Fe/Fg। मतलब क्या करना है हमको, ये इक्वेशन 1 हो गया और ये इक्वेशन 2 है, ये Fe का इक्वेशन है और ये Fg का इक्वेशन था। Fe/Fg अगर मेरे को फाइंड करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2 करना पड़ेगा। अब 1 डिवाइडेड बाय 2 करूंगा तो 10 पावर -4 क्या हो जाएगा, कैंसल। 10 पावर -4 क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा। ठीक ये कैंसल हो गया। अब बचा कौन, ये ऊपर में रहेगा, ये नीचे में आ जाएगा। ऊपर में कौन 9 इंटू 10 पावर 9 इंटू 1.6 इंटू 10 पावर -19 का स्क्वायर अपॉन नीचे में कौन आएगा, कितना आ जाएगा 6.67 इंटू 10 पावर -11 इंटू 9.1 इंटू 10 पावर -31 का होल स्क्वायर। बोलिए यहाँ तक क्लियर हो रहा है आप लोगों को, कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक, चलिए बस अब बाकी तो कैलकुलेशन बच गया। यहाँ पर देखिए Fe/Fg ये हो जाएगा 9 इंटू, पहले 10 की पावर को सॉल्व किया करो हमेशा, तो यहाँ बचा 9 इंटू 1.6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, है ना 1.6 इंटू 1.6, 6 हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 16, 2.56। 1.6 का स्क्वायर हो जाएगा 2.56, 9 तो है ही, 1.6 का स्क्वायर है तो 2.56 इंटू, अब यहाँ पर देखो यहाँ 10 की पावर 9 है और यहाँ पर 10 पर -19 का स्क्वायर है, -19 का स्क्वायर मतलब -19 इंटू -19, 10 की पावर -19 इंटू -19 मतलब 10 की पावर -38, -19 का डबल कितना हो जाएगा -38, -38 और +9 कितना हो गया -29। तो ऊपर में क्या बचा 10 पावर -29 अपॉन नीचे में क्या बचा देख लीजिए 6.67 इंटू 6.67 ये तो है ही इंटू 9.1 का स्क्वायर, 9.1 का स्क्वायर, इसको मैं 9 ही ले लेता हूँ, रफ सॉल्व कर लेते हैं। 9.1 की जगह 9 लूंगा तो 9 9 का 81, तो 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा 81 इंटू, अब 10 की पावर देखो, ये 10 की पावर -31 है, उसका स्क्वायर कितना हो जाएगा डबल -62, -62 और -11 कितना हो जाएगा -62 और -11 -73। तो नीचे में क्या बचा 10 की पावर -73, नीचे में बचा 10 की पावर -73। अब क्या क्या कैंसिल हो रहा है देखो, ये 9 और ये 81, नीचे क्या बचेगा 9, नीचे क्या बचेगा 9। Fe/Fg विल बी इक्वल टू, ये 9 और ये 81 में नीचे 9, ऊपर में 2.56 अपॉन 6.67 इंटू 9,
और अब 10 की पावर देख लेते हैं क्या क्या बचता है। ये -29 है और -73 में कैंसल करोगे तो 29 से इधर हो जाएगा 30 और ये 43 44 नीचे बचा बेटा 10 की पावर -44। ऊपर जाके क्या हो गया 10 की पावर 44, यहाँ नीचे आया 10 की पावर -44, ऊपर जाके 10 की पावर 44। ठीक, अब 10 की पावर 44 में से एक 10 इधर दे दो तो क्या बचेगा 25.6। ये बच्चा देखो 25.6। तो अगर एक 10 इधर दे दिए तो 25.6, तो इधर क्या बचा 10 की पावर 43 अपॉन नीचे के में क्या बचा 6.67 इंटू 9, 6.67 इंटू 9, 9 7 जा 63, 6 9 6 जा 54, 0 6 9 6 जा 54, 60 1 2 60 बच रहा है। नीचे क्या बच रहा है 60, नीचे क्या बच रहा है 60। तो 60 का एक 0 ये कैंसिल कर दो तो यहाँ क्या बचा 42। तो क्या आ गया देखो एफ ई बाई एफ जी इक्वल्स टू 25.6 बाई 6 इंटू 10 की पावर 42। अब ये ऑलमोस्ट 4 पॉइंट समथिंग जाएगा। ये कितना जाएगा देखो 6 4 जा 24 पॉइंट लगाएंगे 16 4 4 जा 16, 4.4 इंटू 10 की पावर 42, 4.44 4.4 इंटू 10 की पावर 42। तो आंसर जो है नियरली कितना आ रहा है बेटा, ऑप्शन में जो करेक्ट आएगा मोर करेक्ट कौन सा होगा 10 की पावर 42। तो आंसर क्या आ जाएगा, क्योंकि अगर किसी ऑप्शन में 4 ऑप्शन दिए हैं तो उसने को मोर करेक्ट देखना है। एग्जैक्ट अगर ये नहीं आ रहा है तो इसके नजदीक सबसे कौन सा है 10 की पावर 42। तो आंसर क्या आएगा 10 की पावर 42। क्लियर हो रहा है ये सबको। क्या दिया है आपको बेटा एफ ई अपॉन एफ जी इज 10 टू द पावर 42 नियरली इक्वल टू, ये किसका साइन है ये ऐसा एग्जैक्टली ना बोल के नियरली, नियरली इक्वल टू 10 की पावर 42। और इसी को मैं क्या बोल सकता हूं एफ ई इज 10 की पावर 42 टाइम्स ऑफ एफ जी। मतलब एफ ई जो है वो एफ जी से कितना ज्यादा बड़ा है 10 की पावर 42 टाइम्स। ये बहुत बड़ा नंबर होता है 10 की पावर 42, मतलब आप गिन नहीं सकोगे इतना बड़ा नंबर है। मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बहुत ज्यादा होगी एज कंपेयर टू ग्रेविटेशनल फोर्स। मतलब दो इलेक्ट्रॉन के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन सेम टू इलेक्ट्रॉन्स। और ऐसा हर चार्ज सिस्टम के लिए एप्लीकेबल होगा। किसी भी दो चार्ज सिस्टम का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बहुत ज्यादा होगा उनकी ग्रेविटेशनल फोर्स के कंपैरिजन में। तो हम यहाँ क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं बेटा, लिखेंगे therefore we conclude that first conclusion, therefore we conclude that first Fe is very greater than Fg। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है किसी भी दो चार्जेस के बीच में वो उनके बीच की ग्रेविटेशनल फोर्स से बहुत ज्यादा होती है। तो अगर कोई दो चार्ज सिस्टम है, कोई दो चार्ज है तो उनके बीच की इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के सामने हम ग्रेविटेशनल फोर्स को क्या कर सकते हैं नेग्लेक्ट कर सकते हैं। लिखेंगे while studying interactions between charged particles while studying interaction between charged particles, their gravitational interaction can be neglected. Their gravitational interaction can be neglected. मैं कभी भी आपसे जो अभी तक जो क्वेश्चन किया हूँ ये चार्ज Q1 है ये चार्ज Q2 है, मैं आपको कभी भी ये नहीं बोला हूँ कि इस पे नेट फोर्स बताओ। नेट फोर्स क्या होगी तो Q1 इसको रिपेल करेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और Q1 इसको अट्रैक्ट भी करेगा ग्रेविटेशनल फोर्स से, ये दो फोर्स लगाएगा। लेकिन मैंने कभी भी ग्रेविटेशनल फोर्स का जिक्र नहीं किया है। ग्रेविटेशनल फोर्स को हमको क्या करना है क्योंकि इग्नोर करना है, ग्रेविटेशनल फोर्स को इग्नोर करना है क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स की हैसियत कुछ नहीं है किसके सामने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के सामने, इसलिए उसको हमको क्या करना है इग्नोर करना है। क्लियर है बेटा ये आप लोगों को। हेडिंग रहेगी सम
important points about Coulomb's law। Coulomb's law के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन करेंगे, लिख लीजिए। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? दिस लॉ होल्ड्स ओनली फॉर पॉइंट चार्जेस। अभी तक मैं आप लोगों को यही बोल रहा हूं कि दो पॉइंट चार्जेस, Q1 Q2। पॉइंट चार्जेस का मतलब जो डॉट के बराबर है, जिनका डायमेंशन बहुत छोटा हो। अब पॉइंट चार्जेस का को बेटा हम पॉइंट चार्जेस को उनके साइज के हिसाब से नहीं बोल सकते। एक्चुअल में पॉइंट चार्जेस का मतलब क्या है, थोड़ा समझो आप लोग। जैसे मैं दो स्फीयर लूं बड़े बड़े, दोनों चार्ज है, अब दोनों यहाँ पास में रखे, तो क्या मुझे वो पॉइंट चार्जेस दिखेंगे क्या? पॉइंट मतलब वेरी स्मॉल डायमेंशन, साइज एकदम नेग्लिजिबल हो, तो क्या वो मुझे छोटे छोटे दिखेंगे? ये दो स्फीयर है, दोनों को पास रखा हूँ और दोनों चार्ज है, तो क्या मैं दोनों को पॉइंट चार्ज बोलूंगा? No, Yes or sir. no? No, sir. अगर मैं इन्हीं दो स्फीयर्स को 10 किलोमीटर दूर ले जाऊं, सेपरेट कर दूं और दूर से देखूं, तो वो छोटे छोटे दिखेंगे कि नहीं दिखेंगे? Yes, sir. Yes, sir. तब वो पॉइंट चार्जेस दिखेंगे ना। तो एक्चुअल में पॉइंट चार्ज का मतलब होता है चार्जेस सेपरेटेड फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। या तो वाकई में पॉइंट चार्ज हो छोटे छोटे, या तो अगर कोई बॉडी हो जिसमें बहुत सारे चार्ज है, वो अगर बहुत दूर सेपरेटेड है, टू बॉडीज कैरिंग टू लार्ज बॉडीज या टू एक्सटेंडेड बॉडीज कैरिंग चार्ज आर सेपरेटेड बाय अ लार्ज डिस्टेंस, तो उनको भी हम किसकी तरह ट्रीट करेंगे? पॉइंट चार्जेस की तरह। तो इन दोनों केसेस में हम क्या लगाएंगे? कूलम्स लॉ लगा सकते हैं। लेकिन अगर मैं बोलूं कि भाई एक स्फीयर है, या एक प्लेन चार्ज, एक प्लेन शीट है जिसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, और इस यहाँ पर एक और चार्ज है, दोनों के बीच में कूलम्स लॉ लगाओ, 1/4πε0, तो नहीं लगेगा। तब हमको कुछ और तरीका करना पड़ेगा, वो आगे देखेंगे। दिस इज नॉट अ पॉइंट चार्ज। तो अभी के लिए हमको क्या ध्यान रखना है कि कूलम्स लॉ इज एप्लीकेबल फॉर पॉइंट चार्जेस ओनली। आ रहा है ये समझ में? रेस्ट में हो, है ना? दिस लॉ इज एप्लीकेबल फॉर चार्जेस एट रेस्ट। ये दोनों चार्ज किस में होना चाहिए बेटा? रेस्ट में। अगर चार्ज मूव करने लग जाएंगे तो फिर उनकी फोर्स है ना, उनमें कितनी फोर्स लग रही है वो निकालने का तरीका अलग हो जाए। तो दिस लॉ इज एप्लीकेबल फॉर चार्जेस एट रेस्ट। इसलिए इनके बीच की फोर्स को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। स्टैटिक मीन व्हेन द चार्ज इज एट रेस्ट। तो दिस लॉ इज एप्लीकेबल फॉर चार्जेस एट रेस्ट। क्या बोल रहा है? द फोर्सेज ऑन टू चार्जेस फॉर्म एक्शन रिएक्शन पेयर। इन अदर वर्ड्स, है ना, एक्शन रिएक्शन पेयर के बाद फुल स्टॉप। इन अदर वर्ड्स, द कूलम्ब फोर्सेज ऑन टू चार्जेस ओबे न्यूटन्स थर्ड लॉ। अब एक्शन रिएक्शन पेयर, हमने न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन पढ़ा है बेटा। एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। मतलब अगर मैं किसी को धक्का लगाऊंगा, किसी पे फोर्स लगाऊंगा, किसी बॉडी पे, तो वो बॉडी भी मेरे पे फोर्स लगाएगी, है ना। अगर एक बॉडी दूसरी बॉडी पे फोर्स लगाएगी तो दूसरी बॉडी भी पहली बॉडी पे फोर्स लगाएगी। इसी को क्या बोलते हैं? न्यूटन थर्ड लॉ। और ये जो दो फोर्सेस लग रही हैं, मैं जो जितनी फोर्स लगा रहा हूं इस बोर्ड में, इस बोर्ड पे मैं जितनी फोर्स लगा रहा हूं, ये बोर्ड भी मेरे हाथ में उतनी फोर्स लगा रहा है। तो ये जो फोर्सेस हैं, ये दो फोर्सेस हैं। एक फोर्स कौन है? जो मैं बोर्ड में लगा रहा हूँ, और दूसरी फोर्स कौन है? जो बोर्ड मेरे हैंड पे लगाना है। ये दोनों फोर्सेस क्या कहलाती है? एक्शन रिएक्शन पेयर। वन इज एक्शन एंड अनदर इज रिएक्शन। और इसी को क्या है ना, तो जब भी दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस दो अलग अलग बॉडीज में लगती है, जैसे मैं इस बोर्ड में अगर 100 न्यूटन की फोर्स लगा रहा हूं, तो ये बोर्ड भी मेरे हाथ में कितने न्यूटन की फोर्स लगाएगा? 100 न्यूटन की। ठीक है, डायरेक्शन अपोजिट होगा। मैं अंदर की तरफ लगा रहा हूँ, बोर्ड बाहर की तरफ। तो जब भी दो इक्वल मैग्नीट्यूड की फोर्सेस लगे, दो अलग अलग बॉडी में लगे, तो ये फोर्सेस क्या कहलाती है? एक्शन रिएक्शन पेयर। और यहाँ क्या ओबे होता है? न्यूटन थर्ड लॉ। क्या न्यूटन थर्ड लॉ क्या बोलते हैं? फॉर एवरी एक्शन देयर इज रिएक्शन। तो है ना, एक्शन है तो रिएक्शन है, मींस क्या ओबे हो रहा है? न्यूटन थर्ड लॉ। तो यहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के केस में भी यही हो रहा है। Q1 Q2 पे कितनी फोर्स लगा रहा है? F। Q2 Q1 में कितनी फोर्स लगा रहा है? F। ये दोनों क्या बन गई? एक्शन रिएक्शन पेयर। दो इक्वल मैग्नीट्यूड की फोर्सेस है, दो अलग अलग चार्जेस पे लग रही है, क्या बन गया? ये एक्शन रिएक्शन पेयर। एंड हेंस it is obeying Newton's third law, that is for every action there is equal and opposite
रिएक्शन। क्लियर हो रहा है ये, है ना? फोर्स एक्टिंग बिटवीन द टू चार्जेस इज अ सेंट्रल फोर्स दैट इज एक्ट्स अलोंग द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस। ये Q1 है, ये Q2 है, this is the line joining the two charges, so this force is acting along this line only। F Q1 Q2 का लगाएगा तो इस तरफ, इसी लाइन पे लगाएगा, Q2 Q1 पे इस तरफ। तो Q1 ये जो फोर्स है, this is force and this is acting along the line joining the two charges। ऐसा नहीं होना हो रहा है कि Q2 Q1 पे इधर फोर्स लगा रहा है और Q1 Q2 पे इधर फोर्स लगा रहा है। ऐसा भी तो हो सकता था ना, दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स तो ऐसे भी हो सकती थी, ऐसे F1 और F2 ये भी हो सकता था इक्वल एंड अपोजिट फोर्स, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं होगा। ऐसा भी हो सकता था, ऐसा और ऐसा, लेकिन ऐसा भी नहीं होगा। हमेशा कैसा होगा? ऐसा, क्योंकि फोर्सेस कैसे एक्ट करती है? अलोंग द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस, इसलिए इन फोर्सेस को हम क्या बोलते हैं? सेंट्रल फोर्स। आ रहा है ये समझ में आप लोगों को? क्या बोल रहा हूं मैं? द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज नॉट चेंज या डज नॉट चेंज, डज नॉट चेंज ऐसा लिखो, डज not change, changed नहीं, that does not change, ऐसा। The force between two charges does not change by the presence of other charges। मतलब कहने का मतलब है कि अगर ये चार्ज है Q1, दूसरा चार्ज है Q2, अब मान लो Q1 Q2 पे लगा रहा है फोर्स F, Q2 भी Q1 में फोर्स लगा रहा है F, ठीक। अब अगर मान लो बीच में एक चार्ज ला लिए, तीसरा चार्ज Q3 या कैपिटल Q, तो इस थर्ड चार्ज के प्रेजेंस में ये दोनों जो आपस में फोर्स लगा रहे हैं उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस डज नॉट चेंज बाय द प्रेजेंस ऑफ अदर चार्जेस। यहाँ एक चार्ज आ जाए, दूसरा भी आ जाए, तीसरा भी आ जाए, तो इन दोनों के बीच की जो फोर्स है उनमें कोई इफेक्ट नहीं लगेगा। Q1 अभी भी Q2 पे कितनी फोर्स से धक्का दे रहा है? F फोर्स से। Q2 अभी भी Q1 पे कितनी फोर्स से धक्का दे रहा है? F फोर्स से। हाँ, क्या चेंज होगा? नेट फोर्स ऑन Q2, नेट फोर्स ऑन Q2 कितनी लग रही है वो चेंज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अभी देखो, मान लो कि एक चार्ज Q आ गया, अब Q भी तो Q2 को धक्का देगा, तो Q Q2 को धक्का दे रहा है, मान लो F डैश फोर्स, तो नेट फोर्स ऑन Q2 क्या हो जाएगी? it will be vector sum of F and F dash। force is a vector quantity, तो जब दो फोर्स को ऐड करेंगे तो वेक्टर वेक्टोरियली ऐड करेंगे, सिंपल एल्जेब्रिकली ऐड नहीं करेंगे, है ना? तो अब वेक्टर भी चालू होगा। और मैंने आपको पहले से बोला है बेटा कि वेक्टर आप लोगों का अच्छा होना चाहिए, है ना? अदरवाइज मेरे से वीडियो लेक्चर ले लेना वेक्टर का, लेकिन आप लोग को ठीक होगा तभी आप लोगों ने नहीं लिया, तो अब वेक्टर चालू होगा। अब देखो, Q को बीच में रखा हो तो Q भी इस पे धक्का देगा और ये Q1 भी इसको धक्का दे रहा है, तो नेट फोर्स चेंज हो जाएगी। नेट फोर्स ऑन Q2 इज नॉट F, इट विल बी वेक्टर सम ऑफ दिस फोर्स एंड दिस फोर्स। लेकिन हाँ, Q1 कितनी फोर्स लगा रहा है Q2 पे? तो अभी भी F। इन दोनों के बीच की फोर्सेस में अभी भी कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन इस पे लगने वाली टोटल फोर्स चेंज हो जाएगी, क्योंकि एक और चार्ज आ गया बीच में, वो भी क्या करेगा? रिपेल करेगा। ये आ रहा है समझ में आप लोगों को? क्या किसके किसके बीच में? ग्राफ बिटवीन force, that is F and K। K is dielectric constant। तो फॉर्मूला क्या है? F equals to 1/4 pi epsilon naught K Q1 Q2 by R square। अब जिन दो के बीच में ग्राफ बनाते हैं उन्हीं दो को वेरिएबल मानते हैं, बाकी सब कांस्टेंट है। तो 1/4 pi epsilon naught कांस्टेंट, Q1 Q2 कांस्टेंट, R square कांस्टेंट, F is inversely proportional to K। F is inversely proportional to K, मतलब F का K के साथ कैसा रिलेशन है? इनवर्स रिलेशन। K जितने टाइम्स बढ़ेगा F उतने टाइम्स कम हो जाएगा। ऐसा जब होता है तो ग्राफ कैसा बनता है? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। When y is inversely proportional to x, then the graph between y and x is rectangular hyperbola। तो इधर है फोर्स और इधर है K, तो ग्राफ ऐसा बनेगा बेटा, ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। मतलब देखो यहाँ पर K ज्यादा है, K को कहाँ मेजर करें हम? एक्स एक्सिस में, और F को y एक्सिस में। यहाँ पर देखो K कम है एक्स एक्सिस में, तो फोर्स ज्यादा है। इस पॉइंट की अगर मैं बात करूं, इस पॉइंट में यहाँ ये K की वैल्यू होगी, कम है बहुत, ये 0, यहाँ से यहाँ तक K की वैल्यू मेजर करोगे, एक्स एक्सिस में मेजर करोगे K की वैल्यू, और y एक्सिस में किसको मेजर करोगे? फोर्स को। तो K कम है तो फोर्स ज्यादा है। अब इस पॉइंट में देखो K डैश, K बढ़ गया तो फोर्स कम हो गया, और आगे बढ़ो K और ज्यादा हो गया, फोर्स और कम हो गया।
तो ये क्या ग्राफ है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ये कब बनता है, when one quantity is inversely proportional to another quantity। क्लियर है ये कैसे बना ग्राफ, रिलेशन कैसा है, फोर्स और डिस्टेंस का रिलेशन F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। ये फिर से क्या हो गया, इनवर्स रिलेशन हो गया, एक क्वांटिटी बढ़ेगी तो दूसरी घटेगी। इसके लिए भी ग्राफ क्या होगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। इसके लिए भी ग्राफ क्या होगा, फोर्स और R स्क्वायर का जो ग्राफ, फोर्स और R का जो ग्राफ होगा वो क्या होगा, फिर से रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बना लेंगे ऐसा, because F is inversely proportional to R square। क्लियर है ये आप लोगों को? Yes, sir. Yes. देखो बेटा, F is inversely proportional to K का भी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला था, लेकिन K जितने टाइम्स बढ़ रहा था F उतने टाइम्स कम हो रहा था। यहाँ R जितने टाइम्स बढ़ेगा F उससे ज्यादा कम होगा, तो इसलिए ये ग्राफ ज्यादा डेप्थ में जाता है और ये वाला ग्राफ में उतना ज्यादा डेप्थ नहीं रहता है। ये थोड़ा सा हाइट में रहेगा, ये बहुत ज्यादा डीप नहीं जाएगा। ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर वाला ग्राफ बहुत डीप जाता है, नीचे जाता है। तो आपको ये पहचान है कि एक ग्राफ, जो ग्राफ बहुत नीचे तक जाएगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर वाला रहेगा। दोनों का शेप सेम है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो ये हमारा बन गया F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। तो चलिए यहाँ तक हम आज की क्लास को कंक्लूड करते हैं।